नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक खास वीडियो लेकर। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों की ये डिमांड थी कि एपीआर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान बताने का प्रयास करें। तो कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। जैसे एक समस्या के बारे में जिक्र करें, यदि एपीआर अवधि में प्रतिवेदक अधिकारी अर्थात रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिवाइविंग ऑफिसर या फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर अगर बदल जाए, उनका ट्रांसफ़र हो जाए, तो अपने को एपीआर भरते समय कौन से अधिकारी का चयन करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम यहाँ लेकर आए हैं। समस्या समाधान शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक महोदय हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में हम उनका चयन करेंगे। तो कौन से निदेशक महोदय का एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में अपने को चयन करना है, इसलिए उनका कार्यकाल हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारे निदेशक महोदय हैं, उनका कार्यकाल रहा है, श्रीमान जो सौरभ स्वामी रहे हैं, उन्होंने 13 फरवरी 2020 को कार्य ग्रहण किया था और 20 अक्टूबर 2021 को कार्यमुक्त हुए। श्रीमान जो कानाराम जी हैं, उनका कार्यकाल 20 अक्टूबर 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक रहा है। और श्रीमान जो गौरव अग्रवाल हैं, उन्होंने 15 अप्रैल को ज्वाइन किया है 2022 से और लगातार इस अवधि में, इस एपीआर की इस अवधि में लगातार वो ही बने रहे हैं। तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, श्रीमान कानाराम जी हैं, उन्हीं का अपने को चयन करना पड़ेगा। हालांकि श्रीमान सौरभ स्वामी का जो कार्यकाल है वह 3 महीने से अधिक का एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में है, लेकिन श्रीमान कानाराम जी लास्ट में रहे हैं, तो श्रीमान कानाराम जी को ही एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में अपने को चयन करना है। अब चलते हैं समस्या समाधान प्रश्नोत्तरी की ओर। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन था अपना कि यदि एपीआर अवधि में प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी या फिर जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है अगर बदल जाए तो क्या करना है। सबसे पहले इसी का समाधान देखते हैं और इसका समाधान यह है कि प्रतिवेदन की अवधि, इसमें इसका समाधान दिया हुआ है। कार्यालय में कार्यरत समस्त जो लोक सेवक हैं, चाहे वह शैक्षिक कर्मचारी हो चाहे वह मंत्रालय कर्मचारी हो, वार्षिक कार्य मूल्यांकन अपनी जो प्रतिवेदन की जो अवधि है उसका चयन करते हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार भरेंगे। अर्थात वित्तीय वर्ष के अनुसार होने का मतलब यह है कि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य उनका वित्तीय वर्ष होगा और उसके अनुसार ही उनको एपीआर भरना है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरना है। और जो शैक्षिक कर्मचारी हैं उनका जो प्रतिवेदन अवधि है वह 1 जुलाई से 30 जून जो शैक्षणिक वर्ष है उसके अनुसार उनकी प्रतिवेदन अवधि होगी। आगे अपन बात करें, लोक सेवक संबंधी अवधि में संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी या रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिवाइविंग ऑफिसर का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उक्त अवधि में संबंधित अधिकारियों के अधीन अर्थात उनके सुपरविजन में कम से कम 3 महीने की अवधि में कार्य किया हो। उसी स्थिति में अपने को रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिवाइविंग ऑफिसर का चयन करना है। इसके संबंध में कुछ और स्पष्टीकरण आगे दिए गए हैं। किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में मानो भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी अर्थात एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिवाइविंग ऑफिसर एक से अधिक रहे हैं, अर्थात भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के दिन 3 या 3 माह से अधिक की सेवावधि होने पर 2 या 2 से अधिक एपीआर भरे जाएंगे। 2 या 2 से अधिक एपीआर भरे जाएंगे, निश्चित बात है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो 3 महीने की अवधि में अगर बदल गया है, 3 महीने से ज़्यादा की अवधि में बदल गया है, 2 हो गए हैं तो 2, 3 हो गए हैं तो 3, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। ध्यान रहे, मानो कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन, किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन आपने 4 महीने काम किया है और 4 महीने के बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर का स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, और जो दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके अधीन आप 8 महीने काम किए हो, तो जो पहला एपीआर भरेंगे आप, 2 ऐसी स्थिति में 2 एपीआर भरे जाने हैं। तो जो पहला एपीआर होगा वह 8 महीने की जिस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन आपने सेवा की है वह एपीआर फर्स्ट होगा, और जिस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन आपने कम सेवा की अवधि अर्थात 4 महीने की सेवा की है वह सेकंड नंबर का एपीआर होगा। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता एक्सेप्टिंग ऑफिसर परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वहीं रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है।
रिपोर्टिंग ऑफिसर वही है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर या रिवाइविंग ऑफिसर अगर बदल गया है तो आपको APR 2 या 3 भरने की आवश्यकता नहीं है, एक ही APR भरने की आवश्यकता है। जिस रिवाइविंग ऑफिसर या जिस एक्सेप्टिंग ऑफिसर के अधीन आपने सबसे ज़्यादा सेवा की है उसका आप चयन कर सकते हैं। आगे कुछ और स्पष्टीकरण दिया है इस समस्या का। यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा भी संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 महीने की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त यही है कि उसकी भी कम से कम 3 माह की सुपरविजन की अवधि रही हो। सभी इसी के अनुरूप समीक्षक का चयन किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर और जो रिवाइविंग ऑफिसर हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो जो बाद में आया है, चाहे वह रिवाइविंग ऑफिसर हो चाहे वह एक्सेप्टिंग ऑफिसर हो, जो बाद में आया है वही अपने को चूज करना है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी कम से कम 3 माह की जो अवधि रही हो, अपनी APR की अवधि में कम से कम वो 3 महीने से अधिक रहे हों, उस स्थिति में चयन करना है। अगर उनका कार्यकाल 3 महीने से कम है, जैसे अपने केस में देखें श्रीमान जो गौरव जी अग्रवाल हैं, उनका कार्यकाल है वो 3 महीने का नहीं है, APR अवधि की दृष्टि से 3 महीने का नहीं है, तो अपने को श्रीमान कानाराम जी को एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में चयन करना है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। वहाँ चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की ओर। मैं पहली समस्या है कि मैं प्रतिवेदक अधिकारी हूँ, मैं किसी प्रतिवेदन पर ई साइन कर रहा हूँ, प्रतिवेदन पर ई साइन कर रहा हूँ तो बार बार फेल्ड का मैसेज आ रहा है, संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका समाधान है कि साला दर्पण के प्रपत्र 10 और आधार में आपका नाम समान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर है तो समान नाम होने की प्रक्रिया करें, जब तक समान नाम नहीं होगा ऐसा मैसेज आएगा। दूसरी समस्या है कि मेरी APR जो समीक्षक लेवल पर बकाया है, मुझे समीक्षक अधिकारी से ज्ञात हुआ है, रिवाइविंग ऑफिसर से ज्ञात हुआ है कि मेरे द्वारा रिवाइविंग ऑफिसर का चयन तो सही किया है, परंतु नाम चयन करते समय गलती से सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट और जो डेथ वाले विकल्प हैं उनके ऊपर किसी एक के ऊपर टिक हो गया है, विकल्प का चयन हो गया है और समीक्षक अधिकारी का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में उसका सुधार कैसे किया जा सकता है? इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट चेंज ऑफिसर ऑप्शन का उपयोग करते हुए, जो कि लोक सेवक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर उपलब्ध है, उस ऑप्शन का चयन करते हुए उक्त रिक्वेस्ट CDO लॉगिन से वेरीफाई होने के उपरांत आगे की कार्रवाई संपादित होगी। अर्थात आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और उस रिक्वेस्ट का समाधान हो जाएगा CDO लॉगिन से, फिर आप पुनः चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली समस्या है, मेरे APR जो समीक्षक लेवल पर बकाया है, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा पूर्व चयनित समीक्षक का चयन गलत किया गया है। समीक्षक अधिकारी से ज्ञात हुआ है कि गलत समीक्षक अधिकारी का चयन है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? अर्थात आपने मानो रिपोर्टिंग ऑफिसर या फिर रिवाइविंग ऑफिसर का गलत चयन कर लिया है, तो फिर उसको कैसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी, रिक्वेस्ट चेंज ऑफिसर ऑप्शन का आप उपयोग करते हुए रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और उक्त रिक्वेस्ट को CDO लॉगिन से वेरीफाई होने के बाद आगे की कार्रवाई संपादित होगी। अगली समस्या है, मैं अपने प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को कैसे देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हैं। संबंधित जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है अधिकारी के द्वारा आपका प्रतिवेदन स्वीकार कर संस्थान शाखा अर्थात ACR को प्रेषित किया जाएगा, तब आपके स्टाफ विंडो के APR टैब में सेव बाई ऑल ऑफिसर्स का संदेश प्रदर्शित होगा तथा व्यू ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपना मूल्यांकन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने 2 सितंबर को अपनी APR फाइनल सबमिट कर दी थी तथा मेरे प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरा प्रतिवेदन 30 सितंबर से पूर्व समीक्षक अधिकारी को प्रेषित कर दिया, लेकिन जो रिवाइविंग ऑफिसर है मेरे प्रतिवेदन पर बिना कार्रवाई किए 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। क्या मुझे APR नए सिरे से भरनी है या चेंज ऑफिसर जो ऑप्शन है उसके द्वारा नए ऑफिसर का चयन करना है? क्या करना है? इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो कर दिया वह कर दिया। जो भी रिवाइविंग ऑफिसर या जो भी एक्सेप्टिंग ऑफिसर नया आ गया है वह उसको स्वीकृत कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अगला क्वेश्चन है, समीक्षक लेवल पर एक प्रतिवेदन पर समीक्षा हेतु क्लिक करने पर
वन ऑफ द APR पीरियड ऑफ दिस एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस का मैसेज आ रहा है। कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल यह प्रोसेस का एक पार्ट है। संभव है कि संबंधित लोक सेवक की 70-21-22 में एक से अधिक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार की है, अर्थात कार्मिक ने एक से अधिक APR भरी है और एक से अधिक उसके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तथा रिवाइविंग ऑफिसर के पास केवल एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा ही रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है, शेष के द्वारा रिपोर्ट फॉरवर्ड करना बाकी है। तो जब भी वह फॉरवर्ड कर देंगे तब यह मैसेज नहीं दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी रिपोर्टिंग जो रिवाइविंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं अपने रिपोर्टिंग या रिवाइविंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा? इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये 23/11/2020 को एक दिशा निर्देशों का परिपत्र जारी हुआ था। उसमें सेवानिवृत्त ऑप्शन का चयन करते हुए रिवाइविंग ऑफिसर जब आप चूज करें वहाँ सेवानिवृत्त ऑप्शन का चयन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम पद टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर सेव करें। उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के स्थान पर सर्च ऑप्शन से वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का आपको चयन करना है। सेव आप सेवानिवृत्त ऑप्शन वाले से कर सकते हैं, लेकिन जो आप अधिकारी चयन करेंगे सर्च ऑप्शन से, तो वर्तमान में जो अधिकारी पदस्थापित है रिवाइविंग ऑफिसर के रूप में, उसका आप चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। 2021-22 में मैंने 2 विद्यालयों में कार्य किया है। इसके कारण मेरे 2 प्रतिवेदक अधिकारी हैं, रिपोर्टिंग अधिकारी 2 हैं। मुझे कौन से प्रतिवेदन में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की जानी है? यह अपने को सबको पता है। जिस रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीन आपने 6 महीने से अधिक कार्य किया है, उस रिपोर्टिंग अधिकारी का परीक्षा परिणाम आपको सबमिट करना है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रतिवेदक या समीक्षा अवधि में धारित पद या वर्तमान पद में अंतर है? विकल्प प्रयोग या रिपोर्टिंग या रिवाइविंग ऑफिसर को किस प्रकार किया जाना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका सिंपल सा आपको उत्तर दिया गया है कि इसका उपयोग निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त निदेशक पद कार्यरत अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के समय CDEO पद के अनुसार समीक्षा की है, तो प्रतिवेदन को प्रेषित करते समय CDO पद का चयन करते हुए प्रतिवेदन अग्रेषित करें। व्याख्याता जिसके पास उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है, संबंधित विद्यालय के PO क्षेत्र के कार्मिकों की APR रिवाइविंग को प्रेषित करते समय धारित पद में अन्य विकल्प का चयन करते हुए PO के रूप में सेव करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास स्वयं के विद्यालय के आहरण वितरण अधिकारी 0 के पावर हैं। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? सिंपल सी बात है, आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के सुपरविजन में सेवा शर्त का पालन करते हुए जो CBO है उसके दिन की गई सेवा अवधि के अनुसार CBO का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है, लेकिन उनके पास 0 के पावर नहीं है। इस स्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? सिंपल सी बात है, जिसके पास 0 के पावर होंगे वही आपके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने दिनांक 1/2/2022 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिंग और रिवाइविंग अधिकारी अलग अलग होंगे क्या? बिल्कुल, दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है। वह रिवाइविंग ऑफिसर एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे, अर्थात रिवाइविंग ऑफिसर तो एक ही होगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग अधिकारी हैं वो आपकी सेवावधि के अनुसार अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है? नहीं। अगर व्याख्याता के पास चार्ज है, 0 के पावर नहीं है उसके पास भी, तो भी रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में उनका चयन भी नहीं किया जा सकता है। रिपोर्टिंग अधिकारी वही होगा जिनके पास 0 के पावर होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं दिनांक 1/7/2021 से 1/10/2021 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 2/10/2021 को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। मैं APR भरते समय लोक सेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करेंगे? सिंपल सी बात है, आप व्याख्याता पद का चयन करेंगे। जो भी लास्ट में आपका पद है उसका आप चयन करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, मैं अपने साला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक से प्राप्त एपीआर कैसे फॉरवर्ड करूंगा। बिल्कुल, आप लोक सेवक से प्राप्त एपीआर पर अपनी टिप्पणी करने के बाद में, अंकित करने के बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें और ई साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड कर दें, रिवाइविंग ऑफिसर को आप फॉरवर्ड कर दें। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने एपीआर में रिपोर्टिंग या रिवाइविंग या अवधि, रिजल्ट, अन्य विवरण गलत भर दिया है, अब मैं उसे किस प्रकार डिलीट या रिजेक्ट करवा सकता हूं। इसका आंसर है कि आप अपना एपीआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी को, अर्थात अपने जो रिपोर्टिंग अधिकारी है से अग्रेषित करवाकर सीबीओ या जो सीडीओ कार्यालय है उसकी लॉगिन से आप डिलीट करवा सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि उक्त कार्य, ये जो आप कार्य कर रहे हैं डिलीट करवाने का, रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा रिवाइविंग अधिकारी को फॉरवर्ड करने से पहले ही ये कार्य करवाना होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूल में प्रविष्टियां कौन से फॉन्ट में की जानी है। इंग्लिश में भी कर सकते हैं और मंगल फॉन्ट है हिंदी वाली, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूं जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का भी प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ध्यान रहे कि मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा, जो उनका मूल पद है उसके अनुसार ही प्रदर्शित होगा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से ही। तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में सर्च करके चयन करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नति उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है, क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है। ये विशेष ध्यान रखें और बिल्कुल सिंपल बात भी है ये, जिनके सुपरविजन में कम से कम 3 माह की सेवावधि आपने बिताई है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है, चाहे पदनाम बदल गया हो चाहे कार्यालय बदल गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हूँ एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हूँ, क्या मुझे अपनी एपीआर ऑनलाइन भरनी है। बिल्कुल नहीं भरनी है, आप अपनी एपीआर पूर्व की भांति ऑफलाइन ही भेजें। अगला क्वेश्चन है, मैं अपना एपीआर स्टेटस कैसे देख सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में, जो एपीआर टैब है उसमें एपीआर स्टेटस कॉलम लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपनी एपीआर की वर्तमान जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ, लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर में अपने लॉगिन पर किस टैब में देख सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं संस्था प्रधान के रूप में साला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूँ। इसका आंसर है, आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8, 10 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है ऑल का चयन कर तथा कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधी स्ट्रीम का चयन कर, कि वह कॉमर्स का है, आर्ट का है, साइंस का है, इसका चयन करके आप भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे रिपोर्टिंग व रिवाइविंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। लगभग बहुत सारे मित्रों की ये समस्या थी कि सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है। इसमें इसका आंसर है, संबंधित अधिकारी का साला दर्पण स्टाफ लॉगिन में रजिस्ट्रेशन एवं साला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा, आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3 नवंबर 2021 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया है। मैं एपीआर प्रपत्र में 1 जुलाई 2021 से 2 नवंबर 2021 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि आप इस अवधि में, अर्थात 1 जुलाई 2021 से जो 2 सितंबर 2021 तक की अवधि है, आपकी नियुक्ति से पहले की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ऑप्शन का चयन करें। उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीओ लॉगिन से वेरीफाई भी की जानी है। उम्मीद करते हैं इन समस्याओं के समाधान से आपको बहुत सहायता मिली होगी। धन्यवाद।